दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ब्लैक होल क्या है? व्हाट इज द ब्लैक होल? ये बनता कैसे है और इसका अंत कैसे होता है? इन सभी फैक्ट्स को जानने के लिए बने रहे मेरे साथ। हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल नो वरी फॉर स्टडी पे। ब्लैक होल। दोस्तों, ब्लैक होल स्पेस की एक ऐसी जगह है जहां पर टाइम और स्थान का कोई मतलब नहीं रहता। इस जगह पर भौतिक का कोई भी नियम लागू नहीं होता। यहाँ बस ग्रेविटी और डार्कनेस ही विद्यमान होता है। ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होता है कि आप इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। बस आप इतना समझ सकते हैं कि मान लीजिए यदि किसी ब्लैक होल के अंदर प्रकाश की एक किरण भी जाती है तो वो भी वापस नहीं आ सकती। दोस्तों, ब्लैक होल को अक्सर ऐसे खगोलीय पिंड के रूप में देखा जाता है जिसका जो पलायन वेग है वो बहुत अधिक होता है। बहुत अधिक से मेरा मतलब प्रकाश की गति से भी अधिक। पलायन वेग यानी एस्केप वेलोसिटी। दोस्तों, एस्केप वेलोसिटी किसी वस्तु की वह न्यूनतम गति होती है जो उस वस्तु के अंदर होनी चाहिए ताकि वह वस्तु रुकने से पहले गुरुत्वाकर्षण स्रोत की कक्षा से बचकर बाहर निकल जाए। अगर इसे सिंपल शब्दों के अंदर बताया जाए तो मान लीजिए मेरे पास एक बॉल है और मैं उस बॉल को अंतरिक्ष तक पहुंचाना चाहता हूं, तो मेरे पास इतना बल होना चाहिए ताकि मैं उस वस्तु को इतनी गति दे पाऊं कि वह वस्तु रुकने से पहले इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के एरिया से बाहर निकल जाए। और इसी न्यूनतम गति को हम एस्केप वेलोसिटी बोलेंगे। और हमारी पृथ्वी का एस्केप वेलोसिटी 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के बराबर है। तो चाहे कोई गोली हो या फिर बॉल, अगर इसे पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से बचकर बाहर निकलना है तो इसके पास 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की गति होनी चाहिए। आप सभी के दिमाग में यह भी सवाल होगा कि ब्लैक होल आते कहां से हैं? दोस्तों, जब किसी तारे का पूरे की पूरी एनर्जी जल जाती है तो उस टाइम उसमें एक जबरदस्त विस्फोट होता है और इस विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। और इस विस्फोट के बाद जितने भी पदार्थ बचते हैं वह धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और ये इकट्ठे होकर एक बहुत विशालकाय पिंड का रूप ले लेते हैं और इस विशालकाय पिंड को न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं। अगर यह न्यूट्रॉन स्टार बहुत बड़ा है तो इसका गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली होगा कि यह अपने ही बल के कारण अपने अंदर सिमटता चला जाएगा और भी ज्यादा घना हो जाएगा और इसी के चलते यह एक ब्लैक होल की तरह दिखने लगेगा। और एक गैलेक्सी है मेसियर 87, इसमें पाए जाने वाले ब्लैक होल का यह वास्तविक पिक्चर है। वैसे तो एक ब्लैक होल की जो त्रिज्या है उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन यह तस्वीर हमें ब्लैक होल की त्रिज्या के परिमाप को समझने का तरीका हमें बताती है। और दोस्तों, हमारी नेचर का एक नियम है कि कोई भी चीज अगर पैदा होती है तो वह मरती भी जरूर होगी। तो क्या इन ब्लैक होल्स का भी अंत होता है? तो इसे समझने के लिए आपको स्टीफन हॉकिंग द ग्रेट साइंटिस्ट की हॉकिंग रेडिएशन थ्योरी को समझना पड़ेगा। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने बताया था कि ब्लैक होल के जो बाहर का हिस्सा होता है उसे इवेंट होराइजन कहते हैं। और उन्होंने यह भी बताया था कि हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल द्रव्यमान से पूरी तरह से मुक्त होकर एक बहुत बड़े विस्फोट के बाद पूरी तरह से गायब हो जाता है। हॉकिंग रेडिएशन। दोस्तों, इस थ्योरी का मतलब समझने के लिए आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए कि जो चीज जितनी ज्यादा गर्म होती है वो उतनी ही ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस करती है और इसी कारण से हम जो गर्म चीजें होती हैं उनकी रेडिएशन को आसानी से डिटेक्ट कर पाते हैं और बर्फ जो जैसी ठंडी चीजों की रेडिएशन को हम डिटेक्ट नहीं कर पाते। और इस प्रकार स्टीफन हॉकिंग ने बहुत सारी रिसर्चेस के बाद और बहुत से साइंटिस्ट से बात करने के बाद ये पता लगाया कि एक ब्लैक होल का टेम्परेचर भी होता है और वो रेडिएशन भी प्रोड्यूस करता है। एक बात और दोस्तों, आपने पढ़ा होगा कि स्पेस जो है हमारा वो पूरी तरह से एम्प्टी होता है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। दोस्तों, जो हमारा स्पेस है वो पूरी तरह से एम्प्टी नहीं होता, बल्कि इसके अंदर कई सारे मैटर और एंटी मैटर्स होते हैं और ये मैटर और एंटी मैटर आपस में मिलकर एक विस्फोट करते हैं और एनर्जी रिप्रोड्यूस करते हैं। दोस्तों, जो मैटर होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और जो एंटी मैटर होता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और इसी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं और विस्फोट करते हैं। इन विस्फोट को ही वैक्यूम स्टेट फ्लक्चुएशन या फिर क्वांटम फ्लक्चुएशन भी कहते हैं। और आपको पता होगा कि एक जैसे चार्ज एक दूसरे को दूर फेंकते हैं। तो दोस्तों, जब यह चार्ज आपस में मिल रहे होते हैं, मतलब मैटर और एंटी मैटर आपस में मिल रहे होते हैं, तब ब्लैक होल इन एंटी मैटर्स को नेगेटिव चार्ज को अपने अंदर खींच लेता है और इस पॉजिटिव चार्ज को वो उसको दूर फेंक देता है। और इस प्रकार जब कोई इन मैटर्स को दूर जाते देखता है तो ऐसा लगता है कि ब्लैक होल रेडिएशन छोड़ रहा हो
और इन्हें ही हॉकिंग रेडिएशन कहा जाता है। इस पॉजिटिव एनर्जी को बाहर फेंकने के लिए ब्लैक होल ही जिम्मेदार होता है। इस प्रकार ये मैटर एंटी मैटर से दूर होते हैं। जब ब्लैक होल लगातार अपने अंदर नेगेटिवली चार्ज को समा रहा है तो यहाँ पर काम करती है E=mc² की थ्योरी। दोस्तों ये हमें बताती है कि एनर्जी मास के प्रोपोर्शनल होती है, यानी जो ऊर्जा है वो द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होगी, और यही होता है ब्लैक होल के साथ। दोस्तों जब ब्लैक होल नेगेटिवली चार्ज को अपने अंदर ले रहा है तो उसका मास भी कम होता चला जा रहा है, जिसके साथ जो उसका इवेंट होराइजन भी है वो भी कम होता चला जाएगा। अगर ब्लैक होल का मास लगातार कम हो रहा है तो उसका टेम्परेचर भी अधिक होता चला जाएगा। लेकिन ब्लैक होल का द्रव्यमान जितना कम हो रहा है उसकी भरपाई रेडिएशन कर देगी जो ब्लैक होल प्रोड्यूस कर रहा है, और इस वजह से यह विज्ञान का कोई भी लॉ ब्रेक नहीं होता और ये बैलेंस बना रहता है। ब्लैक होल का मास कम हो रहा है तो उससे पैदा रेडिएशन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। अब किसी को यह तो नहीं पता कि जब ये रेडिएशन पूरी तरह से खत्म होगी तो क्या होगा, लेकिन वैज्ञानिकों का कहना है कि इस हाई रेडिएशन के कारण इसमें एक ब्लास्ट होगा और इस प्रकार एक ब्लैक होल का अंत हो जाएगा।